Good afternoon. Good afternoon. वॉइस क्लियर है? गुड आफ्टरनून, वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है? ज्योति यादव, अर्पिता। ओके ओके, यस ओके। तो हाँ, थैंक यू अर्पिता। तो नाउ हम लोग कितना डिस्कस कर चुके थे जेनेटिक्स में। मैं एक बार दिखा रहा हूँ, आप जहाँ आपको याद होगा कि कहाँ से हम लोग आगे कंटिन्यूसली डिस्कस करना है, वो आप बता दीजिएगा, ठीक है? तो नाउ सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था सेकंड, हाँ जी, जीन का कंसेप्ट। ये कुछ जो जीन के कंसेप्ट से मैं डिस्कस कर चुका हूँ। उसके बाद में एलील का कंसेप्ट भी डिस्कस कर चुका हूँ। एलील के कंसेप्ट्स में हम लोग मल्टीपल एलील भी डिस्कस कर चुके हैं। मल्टीपल एलील क्योंकि आपके सिलेबस में है। अगर एलील के बारे में पूछा जाए तो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द जीन्स, इसको हम लोग एलील बोलते हो, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स या वर्जन ऑफ द जीन्स नोन एज एलील्स, ठीक है? नेक्स्ट वन आपका मल्टीपल एलील हो गया, ठीक है? उसके बाद में ये कुछ एग्जांपल्स थे। हम लोगों ने मल्टीपल एलील में ब्लड ग्रुप वाला एग्जांपल एक इजी वे में था। ये भी एक मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मल्टीपल एलील्स के। ये एक डक फेदरिंग पैटर्न भी एक मल्टीपल एलील में, क्योंकि यहाँ पे 3 एलील्स हैं। आप थोड़ा सा एक प्रकार से देखिए, देर आर 3 एलील्स। मैंने आपको बताया था ना कि अगर किसी भी जीन के दो से ज्यादा अल्टरनेटिव फार्म हो तो यहाँ पे कितने एलील्स हैं? 3 एलील्स हैं। तो ये भी एग्जांपल्स मल्टीपल एलील में ही के अंतर्गत आएगा। और यहाँ पे एक चीज और आप देख लीजिए ध्यान से कि जो एम आर ये डोमिनेंट है, मतलब रिस्ट्रिक्टेड फिनोटाइप डोमिनेंट ओवर माइलॉइड फिनोटाइप, माइलॉइड फिनोटाइप इज ए डोमिनेंट ओवर डस्की, ठीक है? तो जरूरी नहीं कि मल्टीपल एलील में, हमने जो ब्लड ग्रुप वाला एग्जांपल लिया था वहां पे कुछ ये सिचुएशन थी जैसे हम, अगर हम ह्यूमन ब्लड ग्रुप का एग्जांपल ले लें, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, ह्यूमन ब्लड ग्रुप का एग्जांपल बड़ा इजी वे में रहता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको देखना पड़ेगा तो डिफरेंस मिलेगा। ह्यूमन ब्लड ग्रुप is determined by 3 alleles. They're determined by 3 alleles. One is IA, another is IB, और थर्ड एलील इज IO, ठीक है? अब इनके अगर हम लोग कॉम्बिनेशन बनाएं, जीनोटाइप कॉम्बिनेशन बनाएं, तो जीनोटाइप ये मैं बता चुका हूं कितने पॉसिबल जीनोटाइप्स होंगे। हाउ मेनी पॉसिबल जीनोटाइप? n/2, n+1। यहाँ पे n हम अगर नंबर ऑफ एलील कंसिडर कर लें तो पॉसिबल जीनोटाइप्स फाइंड आउट हो जाएंगे। यहाँ पे 3 एलील्स हैं तो n की वैल्यू 3 होगी, तो 6 जीनोटाइप्स आर पॉसिबल, 6 जीनोटाइप्स। तो आई ए होमोजाइगस फॉर, दिस इज ए हेटेरोजाइगस, दिस इज ए heterozygous for A phenotypes. Next one is a homozygous for B phenotypes.
homozygous for B phenotypes. Next one is a heterozygous, sorry, heterozygous for B phenotypes. One is a heterozygous for AB phenotypes. AB phenotype हमेशा heterozygous होगा। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि ये कोडोमिनेंस आता है, कोडोमिनेंस। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे। और लास्ट आएगा आईओ जिसका फिनोटाइप क्या होगा, ओ। यहाँ पे कौन सा फिनोटाइप आएगा, एबी फिनोटाइप्स, एबी फिनोटाइप्स। ठीक है, मैं डिस्कस कर चुका हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो नेक्स्ट वन इज, हाँ ये एग्जांपल मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है, मतलब एक शॉर्ट नोट बन सकता है। हालांकि डिटेल नहीं है, डिटेल आप इसको मैंने आपको समझा दिया, आप कर सकते हो। यहाँ जीन का कंसेप्ट है वो तो मैंने बता दिया था डिटेल में, ठीक है। एलील्स क्या होते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ एलील्स, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ एलील्स। तो आपको मैंने कहा था कि इस एलील के बेसिस पे जीन को हमने कैटेगराइज कर दिया था। अगर आप इसमें और थोड़ा लिखना चाहोगे, जीन आर कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मेनी एलील्स या हाउ मेनी अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स। तो सम जीन्स आर मोनो एलिलिक, मोनो एलिलिक। मोनोलिलिक क्या होगा, मतलब इसमें कोई भी अल्टरनेटिव फॉर्म है, केवल वन ही एलील है, मतलब वन एलील। किसी बहुत सारे जीन ऐसे हैं जिनके कोई भी अल्टरनेटिव फॉर्म नहीं है, वन एलील, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं ए प्लस एलील, ठीक है, केवल एक ही एलील है। जब कोई मोनो एलील होगा, अगर हम एग्जांपल के रूप में समझें, तो केवल एक ही जीनोटाइप आएगा, ए प्लस आएगा, ए प्लस आएगा, दूसरा कोई जीनोटाइप आएगा नहीं आएगा। तो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक वन जीनोटाइप ही कंडीशन आएगी। अगर कोई जीन कैसा है, वन जीनोटाइप्स कंडीशन आएगी। मतलब एक दूसरा इंपॉर्टेंस के साथ है, हमेशा होमोजाइगस लोकस होगा। होमोजाइगस में बता चुका हूं ना, अगर कोई भी लोकस या कोई भी जीनोटाइप हैविंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ द सेम एलील्स, सेम एलील के कॉम्बिनेशंस हैं तो इसको हम लोग होमोजाइगस बोलते हो। और डिफरेंट एलील के कॉम्बिनेशन तो हम लोग क्या बोलते हो, हेटेरोजाइगस बोलते हो, ठीक है। नेक्स्ट टाइप कौन सा होगा, आप लोग सब लग रहा रिवीजन नहीं किए हो ना, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट क्या होगा, अगर आपने पढ़ा है तो बताइए, नहीं पढ़ा है तो बताइए जल्दी से। डाई एलिक, क्या होगा, डाई एलिक। डाई एलिक में अगर हम देखें तो कितने एलील्स हो जाएंगे, अगर कोई जीन के दो अल्टरनेटिव फॉर्म, मतलब यहाँ पे लिखेंगे टू एलील्स। किसी जीन के अगर दो एलील्स हैं तो डाई एलिक बोला जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में हम अगर समझें तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे A1 एलील है, एक दूसरा A2 एलील है। अब इन दो एलील के जीनोटाइप कितने बन जाएंगे, वो आपको बताया था मैंने। अगर नंबर आप जीनोटाइप भी निकालना चाहोगे n/2 n+2 n+1 से, तब भी निकल जाएंगे। देयर आर थ्री जीनोटाइप्स। कौन कौन से आएंगे, तीन जीनोटाइप। एक होमोजाइगस फॉर A1 एलील, दूसरा हेट्रोजाइगस फॉर, दिस इज ए नेक्स्ट वन इज ए होमोजाइगस फॉर A2। तो ये डाई एलिक हो गया, डाई एलिक हो गया। एक और आएगा आपका इसके बाद, मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील में पढ़ा चुका हूं। मल्टीपल एलील क्या होते हैं, अगर किसी जीन के दो से ज्यादा अल्टरनेटिव फॉर्म हो, मल्टीपल एलील। आप सुन पा रहे हो मेरी आवाज को, मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि मेरी वॉइस ही नहीं पहुंच पा रही हो, जिस तरीके से आपके कोई कमेंट्स नहीं आ रहे हैं। बताओ नम्रता, ज्योति, वॉइस क्लियर है ना? यस यस, चलो। मतलब मुझे लग रहा है कि आज, हाँ आ रही है वॉइस, ओके, थैंक यू सो मच। मुझे लग रहा है शायद दूसरी तरफ से लोग। अब तीसरा आ जाएगा मल्टीपल एलील। मैं कहाँ पे लिख दूं, मैं तीसरा मल्टीपल एलील में यहाँ पे लिख देता हूँ, स्पेस है, मल्टीपल एलील, ठीक है। मल्टीपल एलील, द थर्ड टाइप ऑफ जीन मल्टीपल एलील। तो मल्टीपल एलील आपके सिलेबस में है। मल्टीपल एलील की कंडीशन क्या होगी, अगर किसी के दो से ज्यादा एलील्स हो, मतलब मैं यहाँ अभी तक दो की बात कर रहे थे, दो डाई एलील हो जाएगा। तो यहाँ पे ग्रेटर देन टू एलील्स। अब दो से ज्यादा मतलब तीन हो, थ्री एलील्स हो, फोर एलील्स हो, फाइव एलील्स हो, ये सब मल्टीपल एलील के केस में ही आएंगे। मतलब मल्टीपल एलील की शुरुआत थ्री एलील से हो जाती है, ऐसे समझ सकते हो ना। ग्रेटर देन टू एलील्स, मोर देन टू एलील्स, अगर किसी जीन के दो से ज्यादा एलील्स हैं, इसको मैं बता चुका हूं ना।
तो हम क्या कर सकते हैं कि हम एलील लिखेंगे और फिर हम एलील के नंबर ऑफ एलील के बेसिस में जीन को कैटेगराइज कर देंगे। जीन को भी डिवाइड कर सकते हो ना, ये एक अपने आप में लिखने के लिए हो जाएगा, एक मैं आपका एक कंटेंट बन जाएगा कि कैसे लिख सकते हो ना। चलो चलो, लोकस 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 के बारे में बता चुका हूं ना, एक पोजीशन होती है। जीनोटाइप क्या है, कॉम्बिनेशन। हेट्रोजाइगस होमोजाइगस बहुत सिंपल है, अगर कोई जीनोटाइप जिसके पास सेम टाइप ऑफ एलील्स हो, सेम टाइप मतलब जैसे A1 होमोजाइगस, A2 होमोजाइगस, A3 होमोजाइगस, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ द सेम एलील्स, दैट इज ए होमोजाइगस। ठीक है, हालांकि ये उल्टा हो गया तो सर मैं यहाँ पे ये होमोजाइगस नीचे वाला कंसेप्ट हो गया ना, नीचे लिखा है ना होमोजाइगस। और हेटेरो कब होगा, हेटेरो कब होगा, जब कोई डिफरेंट एलील्स हो, मतलब जैसे A1 A2 हेट्रोजाइगस, A2 A3 हेट्रोजाइगस, कैपिटल वाई स्मॉल वाई हेट्रोजाइगस, कैपिटल आर स्मॉल आर हेट्रोजाइगस। सब क्लियर है ना? ये फिनोटाइप बता चुका हूँ, ये सब बता चुका हूँ और कैरेक्टर बता चुका हूँ। थोड़ा सा पीछे हम इसलिए जा रहे हैं जिससे हम एक फ्लो बना सकें। ठीक है, हम एक फ्लो के लिए हम लोगों ने ये बात कर रहे थे। ये हमने आपको बताया था, मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंटल जो प्लांट्स लिया था वो पाइजम सटाइबम है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिजम्स है, इसके जो फ्लावर थे वो मोनोसियस हैं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन एबिलिटी है, मोनोजेनिक इनहेरिटेंस मतलब होता है, मोनोजेनिक का मतलब होता है, जानते हो क्या होता है, वन जीन वन करेक्टर। ये मेंडल की बात कर रहे थे। ऐसा जरूरी नहीं हो कि आपके सिलेबस में मैं पढ़ाऊंगा आपको। कुछ ऐसे करेक्टर्स हैं जो मैनी जीन से गवर्नड होते हैं। सम करेक्टर्स आर गवर्नड बाई मैनी जीन्स। अगर मैनी जीन वन करेक्टर की सिचुएशंस होंगी, अगर कंडीशंस होंगी, तो हम उसको मोनोजेनिक इनहेरिटेंस ना बोल के बेटा हम उसको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलोगे। क्वालिटेटिव करेक्टर्स, मेंडल ने जो करेक्टर लिए थे क्वालिटेटिव, देखो क्वालिटेटिव करेक्टर में क्या होता है, मैं आपको अगर एक पॉइंट में बताऊं, जो क्वालिटेटिव करेक्टर्स होते हैं उनमें सम वन आर मोर, या कह सकते हो टू आर मोर डिस्टिंग्विश फिनोटाइप मिल सकते हैं। मतलब क्वालिटेटिव करेक्टर्स मतलब मान के चलते हैं, मतलब यहाँ पे एक रेंज ऑफ फिनोटाइप नहीं होंगे, मतलब यहाँ लिमिटेड नंबर ऑफ फिनोटाइप्स होंगे। अब वो आसानी से डिस्टिंग्विश करने वाले फिनोटाइप, मतलब हम एक्सटर्नल अपीयरेंस से देख करके बता सकते हैं कि यहाँ पे दो फिनोटाइप्स हैं। जब कोई क्वांटिटेटिव करेक्टर्स होता है तो वहां पे एक रेंज ऑफ फिनोटाइप मिलते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में मैंने बताया था, जैसे मान लीजिए सीड है, सीड मैंने कलर लिया है, तो सीड कलर एक क्वालिटेटिव ट्रेट है ना। अगर सीड में ही अगर हम क्वांटिटेटिव ट्रेट की बात करें तो सीड वेट कर लो, अगर हम सीट वेट कर लें तो बताइए जरा, सीट वेट जो है एक क्वांटिटेटिव करेक्टर हो जाएगा। अब सीट वेट में तो बहुत सारे फिनोटाइप आ जाएंगे कि एक थोड़ा सा भी वेट कम हुआ तो एक नया फिनोटाइप बन जाएगा। ऐसे मान के चलते हैं, जैसे आपने प्लांट हाइट की बात बोली, तो प्लांट हाइट में एक टाल है और एक स्टेम है, सॉरी एक टाल है एक ड्वार्फ है, ठीक है, या शॉर्ट इसको बोला हमने। तो ये दो जो आपने फिनोटाइप लिए हैं ये एक प्रकार से क्वालिटेटिव करेक्टर्स थे। अब लेंथ में अगर हम एक सेंटीमीटर के हिसाब से देखने लगे कि कितनी सेंटीमीटर है, तो वहां पे एक रेंज ऑफ फिनोटाइप, हम यहाँ पे दो ही दिख रहे हैं, हालांकि यहाँ पे दो ही रेंज है, एक शार्ट है एक ड्वार्फ आ रहा, एक कैसा आ रहा टाल है, बस। ठीक है, ये दो। हाँ, 2n=40 मतलब 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम की बात थी, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अब मैं आगे की बात कर रहा हूँ। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, अगर हम एक कैरेक्टर लेके क्रॉस कराएंगे, अगर हम दो कैरेक्टर लेके कोई जेनेटिक क्रॉस कराएंगे तो डाई हाइब्रिड बन जाएगा। इफ अज्यूमिंग द 3 कैरेक्टर देन ट्राई हाइब्रिड। ठीक है, ये बता चुका हूं पूरा। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के जो कंक्लूजन्स थे, आपको याद रखना है कि सेग्रीगेशन का कंसेप्ट याद रखना है कि सेग्रीगेशन क्या होता है। हालांकि ये हम इसको फर्स्ट लॉ भी बोल सकते हो, वो फर्स्ट लॉ बोल सकते हो, या इसको हम ट्रू लॉ भी बोल सकते हो, ट्रू लॉ। तो इंडिविजुअल, ये इसका मतलब यही था, अगर मैं इसको समझाने एक लाइन में समझने की कोशिश करूं,
जब हम क्रॉस कराते थे, आपको याद होगा, थोड़ा सा पीछे हम जाते हैं, जब हम इस तरीके से क्रॉस कराते थे तो ये क्या है, प्योर लाइन ब्रीडिंग क्रॉस, दिस इज ए पेरेंटल क्रॉस, इसको हम पेरेंटल क्रॉस बोल सकते हो ना। अब F1 जनरेशन में हेट्रोजाइगस कंडीशन आएगी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये क्या होगा, टाल होगा, यहाँ पे क्या है, टाल है, ये क्या है, ड्वार्फ फिनोटाइप इसका होगा, तो दिस इज ए F1 जनरेशन। अब जब F2 जनरेशन आएगी, जो F2 जनरेशन आएगी, वो F2 जनरेशन के पहले आपको यहाँ पे एक कंसेप्ट है वो समझना पड़ेगा। F2 जनरेशन से पहले वो क्या है, देखो F2 जनरेशन आएगी, आपको पता है कि F2 में 3:1 रेशियो आएगा, सबको पता है 3:1 आएगा, जो 3 होंगे ये क्या होंगे, टाल होंगे, और 1 क्या होगा, ये ड्वार्फ होंगे। तो ये भी अपने यहाँ बताता है कि 3:1 एक प्रकार से क्या है, डोमिनेंस का करेक्टर है, मतलब डोमिनेंस इस करेक्टर में डोमिनेंस कंसेप्ट फॉलो हो रहा है, कंप्लीट डोमिनेंस की फॉलो हो रहा है। लेकिन मेन चीज यहाँ पे ये है कि आप देख पा रहे हो कि F2 में एक मुझे सेग्रीगेशन मिल गया है टाल और ड्वार्फ में, मतलब F1 में सेग्रीगेशन नहीं है, F1 में सब यूनिफॉर्म थे, F1 जितने भी हैं सब कैसे हैं, यूनिफॉर्म है ना। यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है, सभी कैसे होंगे, टाल होंगे बच्चों, बोलो। लेकिन होता क्या है, जैसे हम लोग F2 में देखें तो F2 में 3:1 का सेग्रीगेशन दिख रहा है, 3:1 का सेग्रीगेशन दिख रहा है। इस सेग्रीगेशन को ही हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लेकिन इसको समझने के लिए आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, वो क्या है, किस तरीके का जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये बताना पड़ेगा कि जो हाइब्रिड है, ये हाइब्रिड, इस हाइब्रिड में एक डोमिनेंट एलील है बच्चों, एक रेसेसिव एलील है ना, देखो ध्यान से, इस हाइब्रिड में एक डोमिनेंट एलील है, एक रेसेसिव एलील है ना। इसमें देखिए जरा, ये एक डोमिनेंट एलील है, बोलो जरा, एक डोमिनेंट एलील है, एक रेसेसिव एलील से, ये डोमिनेंट एलील है, और ये कैसा है, रेसेसिव एलील से। मतलब हाइब्रिड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डोमिनेंट एंड रेसेसिव एलील, जो F1 जनरेशन में है। अब इसको देखिए ध्यान से, अब इस हाइब्रिड में ये जो डोमिनेंट एलील हैं और जो रेसेसिव एलील हैं, ये सेपरेट हो जाएंगे। अब ये सेपरेट कब होंगे जरा बताओ, डोमिनेंट एलील रेसेसिव एलील सेपरेटेड। हम अगर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को समझाएंगे तो हम इस पॉइंट पे आपको जाना पड़ेगा। सेपरेशन ऑफ द डोमिनेंट एलील एंड रेसेसिव एलील कब होगा सेपरेशन, ये बताइए, ये मियोसिस में होगा। कहाँ होगा, मियोसिस में। इसको हम लोग बोल सकते हो गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट फॉर्मेशन। जब गैमीट फॉर्मेशन होगा तब ये डिफरेंट एलील सेपरेट हो जाएंगे, और सेपरेट होने के बाद में ये इक्वल प्रोपोर्शनल में होंगे। ऐसा नहीं है कि इनका कम ज्यादा होगा, अगर मैं बोलूं तो 50% ये होंगे, 50% गैमीट डोमिनेंट एलील कैरी करेंगे, और 50% आपको रेसेसिव एलील कैरी करेंगे। मतलब दो चीज यहाँ पे आपको समझनी पड़ेगी ध्यान से। पहले तो सेपरेशन होगा डोमिनेंट एलील का रेसेसिव एलील का ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द गैमीट्स, एंड equal proportional of the gametes carry a dominant allele and recessive allele। मतलब आपको जो जितने टाइप के गैमेट्स बनेंगे, हालांकि यहाँ पे दो टाइप के गैमेट्स बनेंगे, देर आर टू टाइप ऑफ गैमेट्स, one type of gametes carry a dominant allele, another type of gametes carry a recessive allele, these gametes in a equal proportional, तब जाकर के आपका कंप्लीट होगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। बताओ समझ में आया, मैं पहले बता चुका हूं इस चीज को, लेकिन कुछ समझ में आया चीजों को, यहाँ पे लिखा भी तो है। मान के चलिए अगर कोई हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो उसके पास दो एलील्स होंगे ना, बताओ, दो एलील्स होंगे किसी कैरेक्टर के लिए। अब ये दो एलील्स जो होते हैं, दीज टू एलील्स सेग्रीगेट को हम लोग यहाँ पे सेपरेशन कह सकते हो। व्हेन गैमेट्स आर फॉर्म
one allele goes to each gametes. Furthermore, two alleles segregate into the gametes in a equal proportional. तो ओवरऑल दिस इज ए प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन। अगर आप सेग्रीगेशन के कंसेप्ट को जस्टिफाई करेंगे तो यही पॉइंट आपको लिखने होंगे जिससे आप समझा पाओगे। एक पॉइंट और यहाँ पे है, आपको मैंने डिस्कस किया होगा, इस सेग्रीगेशन को क्रोमोसोमल बेस्ड ऑफ इनहेरिटेंस मैंने समझाया होगा। अगर आपको याद हो, मैंने ये फिगर समझाया था ना। अगर यहाँ पे देखिए, ये जो मान के चलते हैं ये हेट्रोजाइगस है, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो क्या अब हमने ऐसे डायरेक्टली बोल दिया कि जब गैमेट्स बनेंगे तो डोमिनेंट एलील एंड रेसेसिव एलील सेपरेट हो जाएंगे। लेकिन इस सेपरेशन को हम थोड़ा सा और क्लियर तरीके से डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोमल बेस्ड ऑफ इनहेरिटेंस। इसको बोलते हो, अगर क्वेश्चन आपके में आ जाए कि क्रोमोसोमल बेस्ड इनहेरिटेंस आपको बताना है, और उस इनहेरिटेंस में किस कंसेप्ट को लेना है आपको, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। देखो, हमेशा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को ही हम इनहेरिटेंस के बेस में बता सकते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ही एक प्रकार से सेपरेशन है, सेग्रीगेशन का कंसेप्ट है। तो यहाँ देखिए, ये क्रोमोसोम डुप्लीकेटेड हो गए, और डुप्लीकेटेड होने के बाद में डुप्लीकेट होने के बाद में यहाँ पे सेपरेशन होगा। तो नहीं, सॉरी, यहाँ पे दो चीजें हैं, क्रॉसिंग ओवर हो, अगर नो क्रॉसिंग ओवर हो सकता, क्रॉसिंग ओवर ना हो। जब क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी तो बिल्कुल वही अरेंजमेंट है, जो कॉम्बिनेशन है वही पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही एग्जिस्ट करेगा, रिमेन वही कंडीशन रहेगी, वही कॉम्बिनेशन बने रहेगा। अगर क्रॉसिंग ओवर हो जाती है तो ये कॉम्बिनेशन चेंज हो जाता है ना, कैपिटल आर यहाँ पे आ गया, स्मॉल आर यहाँ पे आ गया, तो दिस इज ए डिफरेंट कॉम्बिनेशन। तो अब देखिए जरा, अब सेपरेशन कैसे होगा। तो एनाफेज फर्स्ट में सेग्रीगेशन होता क्या, आपसे पूछा जाए कि मान लीजिए आप सेग्रीगेशन हो, आपने लिख लिया, फिर आपको बताना पड़ेगा कि मियोसिस में एनाफेज फर्स्ट में सेग्रीगेशन होगा। एनाफेज फर्स्ट में सेग्रीगेशन हो सकता है डोमिनेंट एलील वन साइडेड एंड रेसेसिव एलील अनदर साइड, व्हेन क्रॉसिंग ओवर absent, व्हेन नो क्रॉसिंग ओवर। अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है तो सेपरेशन कहाँ होगा बताओ बच्चों, एनाफेज फर्स्ट में हो जाएगा। अब अगर क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, मान लीजिए अगर क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, तो एनाफेज फर्स्ट में सेपरेशन नहीं हो पा रहा, क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंट एलील रेसिड्यू एलील अभी भी हैं। सेपरेशन हुआ है, होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन हुआ है, नो डाउट, लेकिन अभी जो जो एलील का सेपरेशन था, जो एलील के आपको सेपरेशन था, वो यहाँ पे अभी नहीं है। हाँ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम प्योरिटी ऑफ गैमेट्स बोलते हैं, क्योंकि गैमेट कैसे होते हैं, हमेशा प्योर होते हैं, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, इसको लिख सकते हो। तो ये यहाँ पर भी अभी सेपरेशन नहीं हुआ, तो अब एनाफेज सेकेंड में जाकर के आपको कंप्लीट होगा। तो ये मान के चलते हैं कि ये एक प्रकार से जो गैमेट्स हैं, वो जो जीनोटाइप्स हैं, वो इक्वल प्रोपोर्शन में आएंगे। अब इसी को बोलते हो प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, ठीक है, प्योरिटी ऑफ गैमेट। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अगर आ जाए तो यहाँ तक आप चीजें समझा सकते हो। डोमिनेंस का बहुत सिंपल सा है, अगर क्रॉस कराते हैं दो डिफरेंट ट्रेट के बीच में, प्योर लाइन ब्रीडिंग क्रॉस, तो F1 में केवल एक ही ट्रेट आता है, F1 में केवल एक ही ट्रेट आता है, उसको बोलते हो लॉ ऑफ डोमिनेंस। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो कि F1 में केवल, जैसे मैं राउंड वाला कर देखता हूँ, तो यहाँ पे केवल राउंड प्लांट आए थे ना, हालांकि मैंने टाल ले लिया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, आप राउंड भी ले सकते हो, मतलब कोई भी कैरेक्टर ले लो, लेकिन आपको समझ में तो आ गया होगा ना, कंप्लीट डोमिनेंस का कंसेप्ट समझ में आया है, बोलो। हाँ, मैं पहले ही समझा चुका हूँ मुकेश, मतलब ये कंसेप्ट कंप्लीट डोमिनेंस का, क्योंकि कंप्लीट डोमिनेंस समझोगे तभी तो हम उसके जो एक्सेप्शन समझ पाएंगे ना। बताने, दोबारा बताने जरूरत नहीं है कंप्लीट डोमिनेंस को। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो। तो हाँ, रेसिप्रोकल क्लास में बता चुका हूँ।
रेसिप्रोकल क्रॉस भी बता चुका हूं मैं। देखो टू स्टेप हाइब्रिडाइजेशन, टू स्टेप हाइब्रिडाइजेशन इन विच सोर्स ऑफ गैमेट्स आर रिवर्स, मैं बता चुका हूं। जैसे हमने एक क्रॉस, उल्टा हो गया थोड़ा सा, एक सेकेंड। एक हमने ये क्रॉस करा दिया, इसको मेल, इसको फीमेल, और इसको फीमेल कंसीडर कर लिया, इसको मेल कंसीडर कर लिया। और मतलब यहाँ पे हमने राउंड सीडेड प्लांट ले लिया, राउंड मेल, मेल राउंड सीडेड है। क्या कहना चाह रही हो, बोलो। आप बोल सकती हो, आपने रेज हैंड रेज किया था, आप बोल सकती हो मैं आपकी बात को। क्या कहना चाह रही हो, क्या नाम में गलती, अच्छा गलती से हो गया, ओके, पल्लवी से गया तो राउंड, ये रिंकल, यहाँ पे राउंड ले लिया। मैं थोड़ा सा बताऊंगा क्योंकि बता चुका हूं मैं आपको, ये रिंकल ले लिया। अब डिफरेंस क्या है यहाँ पे, देखो रिंकल जो है मेल प्लांट से, और राउंड को हमने फीमेल प्लांट लिया है। इस वाले क्लास में मैंने राउंड को मेल प्लांट कंसिडर किया है और रिंकल को हमने फीमेल लिया है, यही तो किया है। जो F1 जनरेशन में आपको बाई पेरेंटल जीन कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे कैपिटल आर स्मॉल आर ही बनेगा, बनेगा ना ये चीज, बोलो। तो क्या होगा, यहाँ पे भी राउंड आएगा, क्योंकि आपको पता है डोमिनेंट लॉ ऑफ डोमिनेंस के बेसिस पे राउंड ही आएगा। यहाँ पर भी राउंड आएगा, बिल्कुल सही। अब ये दोनों इनके जो रिजल्ट्स हैं सेम हैं, जब सेम होंगे तो हमने कहा था कुछ कंक्लूजन लिख सकते हो, जीन कंट्रीब्यूशन इज ए बाई पेरेंटल, अगर सेम है तो जीन कंट्रीब्यूशन इज ए बाई पेरेंटल, न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, अब एक्सप्रेशन ऑफ जीन इंडिपेंडेंट ओवर पेरेंटल ओरिजिन। ठीक है, ये भी मैं बता चुका हूं आपको। मोनो हाइब्रिड बैक क्रॉस, मोनो हाइब्रिड बैक क्रॉस, मोनो हाइब्रिड बैक क्रॉस को हम ये मान के चलते हैं दो तरीके से बैक क्रॉस होते हैं। इसको मैं यहाँ पे मोनो हाइब्रिड बैक क्रॉस में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ बता देता हूँ। देखो जरा, मोनो हाइब्रिड बैक क्रॉस, देखो बैक क्रॉस यही होता है, जैसे आप यहाँ बहुत ध्यान से देखिए कि हम क्या करें, हम यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं, बाकी आप समझ जाओगे, पूरा डिटेल दिया है यहाँ पे, ठीक है। मान के चलते हैं, मान के चलते हैं कि आपने एक कोई क्रॉस कराया, कैपिटल टी क्रॉस विद द स्मॉल टी, ठीक है। और जो F1 जनरेशन आएगी, जो प्रोजेनी आएंगे, जो ऑफस्प्रिंग आएंगे, वो हेट्रोजाइगस आएंगे। ये टाल होंगे, ये टाल होंगे, और ये ड्वार्फ होंगे। देखो अगर हम लोग, अब यहाँ पे एक चीज की समझना होगा कि अगर F1 का क्रॉस किसी एक, F1 का क्रॉस ऐसे जीनोटाइप से कराओ जो इन इन पेरेंट के जीनोटाइप से मैच करे, मतलब या तो आप कह सकते हो F1 प्लांट क्रॉस विद द पेरेंटल जीनोटाइप। हालांकि इनसे दोबारा क्रॉस तो मेंडल में, सॉरी उसमें प्लांट में तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये यूनि एक ही बार फर्टिलाइज करते हैं, तो लेकिन हम अज्यूम कर सकते हो अगर इस तरीके का क्रॉस होगा तब भी बैक क्रॉस माना जाएगा, और अगर इस तरीके से क्रॉस होगा, सॉरी इस तरीके से क्रॉस होगा तब भी बैक क्रॉस माना जाएगा, ठीक है। ये दोनों बैक क्रॉस हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, देखो अब यहाँ पे दो क्रॉस निकल के आ गए, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विद द कैपिटल टी, ये भी बैक क्रॉस हुआ ना। दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विद द स्मॉल टी, लेकिन इस वाले क्रॉस को हम बोलेंगे आउट क्रॉस,
क्या बोलोगे बच्चों? आउट क्रॉस बोलोगे। और इस वाले क्रॉस को हम लोग बोलेंगे टेस्ट क्रॉस। तो आउट क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस जो होते हैं ये एक प्रकार से बैक क्रॉस के टाइप हैं, टाइप ऑफ बैक क्रॉस। बाकी मैंने बताया था कि अगर आउट क्रॉस मान के चलते हैं अगर होता है तो ये देखिए जरा ध्यान से देखिए, ये आउट क्रॉस वाला है क्योंकि यहाँ पे देखिए हेट्रोजाइगस है और ये दोनों कैसे गैमीट्स हैं, होमोजाइगस। तो सभी टाल आएंगे ना, तो आउट क्रॉस में 100% सभी टाल आएंगे। अगर टेस्ट क्रॉस हो जाता है, अगर मान लीजिए टेस्ट क्रॉस है, तो देखिए जरा ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी है ना, और यहाँ पे स्मॉल टी है, तो ये कैसा क्रॉस हो गया? टेस्ट क्रॉस। अगर टेस्ट क्रॉस हो जाता है तो देखिए जरा, ये टाल है, ये भी टाल है, और ये ड्वार्फ है, ये ड्वार्फ है, क्योंकि ये हेट्रोजाइगस बनेगा, ये हेट्रो बनेगा, ये होमोजाइगस पर रेसिसु, होमोजाइगस पर रेसिसु। तो यहाँ पे जो रेशियो आएगा टेस्ट क्रॉस का, जो फिनोटाइप रेशियो आएगा वो 1:1 आएगा, और जीनोटाइप रेशियो भी 1:1 आएगा। तो फिनोटाइप में हम मान के चलते हैं 1 मतलब टाल, और दूसरा जो 1 है वो ड्वार्फ ले लेते ना, तो टाल और ड्वार्फ का 1:1 आएगा। और जीनोटाइप रेशियो भी टाल और जीनोटाइप रेशियो कैपिटल टी स्मॉल टी, और दूसरा होगा स्मॉल टी। तो ये चीज आपको याद रखना है कि टेस्ट क्रॉस का जो रेशियो होगा, जीनोटाइप रेशियो और फिनोटाइप रेशियो दोनों क्या होंगे? बताओ बच्चों, दोनों क्या होंगे? सेम होंगे ना? सेम होंगे। आउट क्रॉस में क्या होंगे? अब मैंने इनके इंपॉर्टेंस बताए थे, मतलब यहाँ तक भी आपको नहीं रुकना है, आपको कुछ इसके इंपॉर्टेंस लिखने हैं। देखो आउट क्रॉस का फायदा ये इंपॉर्टेंस है कि अगर कोई आउट क्रॉस है तो हम जो मोड ऑफ इनहेरिटेंस है, एक सेकेंड, मोड ऑफ जो इनहेरिटेंस है वो हम पता कर सकते हैं। ये थोड़ा सा आगे हम कल के लेक्चर में बात करेंगे, इसी के आगे तो पढ़ना ही है, यहाँ तक तो पढ़ा चुके थे ना हम लोग। तो डोमिनेंस है मोड ऑफ इनहेरिटेंस या इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, ये आइडेंटिफाई कर सकते हो किस क्रॉस से? बताओ, आउट क्रॉस से। किससे कर सकते हो? आउट क्रॉस से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। मैं आप लोग जब स्टार्टिंग में हम लोग अभी बीच में जो क्लासेस नहीं हुई उसके पहले आप लोगों को बहुत अच्छे जवाब आ रहे थे सभी को। थोड़ा सा पिछले पन्ने पलट लो और बिल्कुल राइट टाइम आ जाओ सभी लोग, क्योंकि अभी तो बहुत सिलेबस है ना। आप लोग अभी 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 किसी में कितना थोड़ा थोड़ा तो हुआ होगा, अभी तो बहुत सिलेबस है, थोड़ा सा पढ़ने लगो। चलो ठीक है। तो टेस्ट क्रॉस का फायदा क्या है? जरा टेस्ट क्रॉस का फायदा ये है कि जैसे मान के चलते हैं कि कोई भी जीनोटाइप, कोई देखो कोई भी जीनोटाइप है, होमोजाइगस भी हो सकता है, हेट्रो भी हो सकता है, और खासकर ऐसा जीनोटाइप जिसके पास डोमिनेंट फिनोटाइप है। कैसा फिनोटाइप हो? डोमिनेंट। अब डोमिनेंट मान के अज्यूम करो, डोमिनेंट फिनोटाइप, अब मान के चलते हैं कि कैपिटल टी के कार्ड भी आ जाएगा और कैपिटल टी स्मॉल टी के कार्ड भी डोमिनेंट फिनोटाइप आ जाएगा ना। तो अब मुझे पता नहीं है ना कि ये डोमिनेंट फिनोटाइप होम प्योर जो प्लांट है, जो जिसको हम टेस्ट करना चाहते हैं, वो प्योर लाइन है मतलब होमोजाइगस है, या फिर ये डोमिनेंट हेट्रोजाइगस है। इसको पता करने के लिए क्या करोगे? टेस्ट क्रॉस करोगे ना बेटा। क्या करोगे? टेस्ट क्रॉस करोगे। टेस्ट क्रॉस से आप जान जाओगे। देखो क्या होगा, मान के चलते हैं, अगर मान के चले आपने बाय डिफॉल्ट ये प्लांट ले लिया और टेस्ट क्रॉस कराने के लिए क्या हमेशा डॉर्फ क्रॉस कराओगे ना, होमोजाइगस रेसिसिव क्रॉस कराते हो ना, हमेशा रेसिसिव फिनोटाइप्स क्रॉस कराते हैं टेस्ट क्रॉस में, ठीक है। जब अगर ये क्रॉस कराओगे तो मुझे प्रोजेनी में सेग्रीगेशन मिलेगा, टाल और ड्वार्फ दोनों मिलेंगे, टाल और ड्वार्फ मिलेंगे। अगर ये प्लांट होगा, मान लो अगर ये प्लांट क्रॉस करा दिया तो कहने को तो आपको टेस्ट क्रॉस बोलोगे, लेकिन ये आपको टेस्ट क्रॉस थोड़ी ना माना जाएगा, वो तो हम चेक करने के लिए करोगे। हम ड्वार्फ क्रॉस कराएंगे तो क्या हो जाएगा, सभी टाल आ जाएंगे ना यहाँ पे, क्या ड्वार्फ आएंगे? तो अगर मान लीजिए प्रोजेनी में सभी टाल आ जाते हैं तो मान के चलते हैं वो होमोजाइगस है। अब अगर टाल ड्वार्फ दोनों आ जाते हैं तो क्या है? हेट्रोजाइगस है। यहाँ तक समझ में आया? चलिए अटेंडेंस ले लीजिएगा, और कल हम लोग बात करेंगे। आप लोगों को मुझे जहाँ तक याद है कि हम लोगों को बात करना है एक्सेप्शन ऑफ द कंप्लीट डोमिनेंस, मतलब मैं को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में बात करना है, ठीक है। तो एक पूरा एक समरी, एक जितना मैं पढ़ाया है उसके बारे में एक कम से कम थोड़ा थोड़ा बता दिया आपको ना, पूरा डिटेल बताने की जरूरत नहीं है मैं। हाँ ओके, बिल्कुल अटेंडेंस भेज दीजिएगा। मुकेश कुमार।
ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और वही भेज दीजिएगा। ग्रुप पे ना हो कि हमारे हमको भेज दीजिएगा प्राइवेटली। ठीक है, ग्रुप पे तो बहुत सारे लोग हैं तो वो थोड़ा कंफ्यूजन होगा। ठीक है मुकेश, चलो तो इसी के साथ ही और कुछ कहना हो तो बताओ। कोई बात कर सकता है जिसको पूछना हो कुछ, माइक ऑन कर सकता है। मैंने किसी की माइक थोड़ी बंद कर रखी है, बोलो। अरे बोल दो तो पता चले कि आवाज आ रही कि वो भी नहीं आ रही है। कोई बोलना ही नहीं चाह रहा, इतना नाराज हो गए सभी सर लोग। आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ, हमने बोलेंगे बोला तो कोई बोल ही नहीं चाह रहा। तो इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे फिर अब। हाँ, कल से। कल क्या होगा, क्यों आप लोगों की क्लास तो अल्टरनेट है ना मेरी, तो अल्टरनेट ही रहेगी फिर। तो कल नहीं होगी, अब मंडे को होगी। अब मंडे को भी क्लास में थोड़ा डाउट लग रहा है आपको। मैं मतलब अभी भी 50-50 है, जैसा होगा मैं आपको बता, क्योंकि मंडे को थोड़ा सा मतलब कुछ मुझे बाहर जाना है, आउट ऑफ स्टेशन, देखते हैं। तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन होगी पता चल जाएगी। मंडे के चलते अगर हम पहले से कंपनसेट कर लें क्लास को, चलेगा? कोई लाइन, मुकेश कौन है सीआर, लाइन पे आए, कम से कम सीआर से तो बात करें हमसे, दोस्ती यस तो है। सर। हाँ, अगर मंडे को क्लास नहीं ले पाते उसको कंपनसेट पहले कर लें या बाद में कर लें किसी दिन, चलेगा? सर संडे को कर लो सर। नहीं, संडे को ऑफिशियली आप थोड़ा वो नहीं होता ना, कि जब रिकॉर्ड करेंगे ना तो यूट्यूब पे करेंगे तो ऑफिशियली नहीं माना जाएगा वो चीज़ फिर। सब बाकी बच्चों से भी पूछ लो कि किस कौन कौन लेना चाहता है, कौन कौन नहीं, नहीं, किसी को एक चीज दिक्कत ये ना भी हो। तो है, नहीं किसी की क्लास ना ओवरलैप करे, बस यही, इसीलिए मैं तुमसे मैं ये बात है। करने की कोशिश। हाँ, देख लेते हैं, आपसे मैं बात कर लूंगा, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, क्योंकि मंडे नहीं हो पाएगा तो हम किसी से कंपल्सरी कर लेंगे, तो वो एक मतलब वो उस दिन मैनेज हो जाएगा। ठीक है। सर कभी कभी तो दो ही क्लास होती है या एक ही होती है पूरे दिन में। अच्छा अच्छा, चलो तो मैनेज कर लेंगे। संडे ठीक है ठीक सर। रहेगा, संडे कल ले लें। कल ले लें अगर मंडे वाली क्लास, कल का टाइम बता दो। सर शेड्यूल देखना पड़ेगा ना सर, वो और भी जो है वो मतलब और भी टीचर जो है उनका हाँ, भी तो शेड्यूल देखना आप पड़ेगा। देख करके मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। ठीक है सर। अगर हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो फिर देखा जाएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू। ठीक है सर। ओके।